हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सही जवाब क्या होगा? तो जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वह आपका मीथेन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल में CO2 गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वह कितना है? तो 0.03% है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की जो प्रतिशतता है वह 0.03% है। मनुष्य की आंखों का दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की आँखों का दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह 1/16 सेकंड होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की आँखों का दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकंड होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त जो है यह किस प्रकार का उत्तक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उपयुक्त दोनों तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा मानव का रक्त होता है वह क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। कैसा होता है? तो तरल संयोजी उत्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो हमारा रक्त का प्रकार है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है कुल वजन का 7% होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट जो है 100 kg है तो उसके शरीर में कितना खून होगा? तो 100 का 7% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 kg। 7 kg के आसपास उसके शरीर में क्या होगा? तो रक्त होगा। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। 1-2 बार नहीं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कम से कम 10 बार पूछा गया है, इसलिए इस बार भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा कि मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है वह आपका 7.4 होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं वह कौन सा है? तो ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया एक बीमारी आंख की होती है जिसमें क्या होता है? तो आंसू सूख जाते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। मायोपिया क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को। और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? तो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है यह आपका वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। राइट आंसर क्या होगा? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए आपका होगा। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। जापान देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है यह महात्मा गांधी ने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यह आपका शक संवत पर आधारित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी। कौन? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक 1974 से 1978 तक चली थी।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो कर्क रेखा है ना, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आपको 8 राज्यों का नाम पता होना चाहिए, तभी तो 4 अगर ऑप्शन में दिया जाएगा राज्यों का नाम तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा झारखंड हो गया, ठीक है। 3 तो यहीं पे आपको मिल गए, और चौथा आपका क्या हो गया? तो छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, और 5वां आपका क्या हो गया? तो राजस्थान हो गया। क्या हो गया? राजस्थान हो गया, ठीक है। और छठा आपका क्या हो गया? तो वेस्ट बंगाल हो गया, यानी पश्चिम बंगाल हो गया, WB, ठीक है। 7वां आपका क्या हो गया? तो यहां ऊपर मैं लिख देता हूं, त्रिपुरा है आपका। 7वां क्या है? तो त्रिपुरा है। और 8वां आपका कौन सा है? ऊपर मैं कर देता हूं, तो मिजोरम है। ये 8 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि आप इसमें आपका रेलवे में तो ग्रुप डी में पूछा ही गया क्वेश्चन। आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, कर्क रेखा वाला जो क्वेश्चंस है उससे पूछा ही जाता है। 4 राज्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा राज्य इसमें से कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, 8 राज्य हैं जो भारत के 8 राज्य भारत के हैं जो कर्क रेखा उनसे गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। राइट आंसर क्या होगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1992 से 1997 तक थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1992 से 1997 तक थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो एडम स्मिथ हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही जवाब क्या होगा? तो दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरहुल पर्व का जो संबंध है यह आपका झारखंड राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? सही जवाब क्या होगा? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो ओणम जो है यह प्रमुख त्योहार है केरल राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। संसद का अस्थाई सदन है। राइट आंसर क्या होगा? तो संसद का जो आपका अस्थाई सदन है वह आपका लोकसभा है। संसद का अस्थाई सदन। राइट आंसर क्या होगा? माफी चाहते हैं, अस्थाई सदन आपका लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होता है। लोकप्रिय सदन संसद का जो होता है वह लोकसभा होता है, लेकिन यहाँ अस्थाई सदन, अस्थाई सदन का मतलब ये हो गया कि ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है। तो आपका राज्यसभा हुआ ना, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो शासनकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, संसद का अस्थाई सदन आपका राज्यसभा होता है।
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संसद का लोकप्रिय सदन है, सही जवाब क्या होगा? तो संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वह आपका लोकसभा होता है, संसद का लोकप्रिय सदन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा किसका है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सफेद संगमरमर से बना जो पहला मकबरा है वह एतमाउद्दौला का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं खान बहादुर खां, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या रानी राम कुंवरी। राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो लौटता हुआ मानसून जो है यह आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। सही जवाब क्या होगा? तो मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है वह आपका केरल राज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तड़ित झंझाओं का देश के नाम से भूटान देश जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत जो है यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, उत्तरी और पूर्वी।
भारत जो है यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। करेक्ट आंसर, भारत में जो सिलिकॉन वैली है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट का माध्यम है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु काम करता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर सही जवाब क्या होगा? तो दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का जो घनत्व होता है वह बढ़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गलती से ऑप्शन बी मत कीजिएगा। जब भी दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का जो घनत्व होता है घटता नहीं है, बढ़ता है। ऐसा बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो क्रीम होता है ना वह वसा युक्त होता है, जिसका घनत्व और बाकी जो इंग्रेडिएंट यानी दूध होता है उसकी अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है। इसलिए जब क्रीम को निकाल लिया जाता है तो बचे हुए दूध का क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शाहनामा जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस हैं फिरदौसी, वैहाकी, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।